100 आवर्स 100 स्टार्स एक ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है जहां पर वी आर ब्रिंगिंग टुगेदर सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन इंडिया। और उनसे हम बात करना चाहेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस लॉकडाउन के माहौल में उन्होंने क्या सीखा, वो क्या शेयर करना चाहते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे साथ इस वक्त जो स्क्रीन स्पेस शेयर कर रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं क्या दूं। जब भी उनके साथ मैं स्टेज पे या मंच पे रहता हूं, जब वो हमारे साथ रेडियो स्टूडियोज में आते हैं, whether he is singing or whether he is imitating anyone, उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा and his infectious positive smile is unimaginable. Ladies and gentlemen, the one and only Sudesh Bhosle. Sudesh sir, welcome to 100 hours 100 stars. मेरा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा सबसे पहला सवाल है सर कि लॉकडाउन के इस माहौल में आपका परिवार, आप किस तरह मैनेज कर रही है। पूरा सिचुएशन हम सबके लिए बहुत नया है। सो जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, हाउ वाज योर रिएक्शन और आप क्या महसूस कर रहे हैं? हाउ आर यू मैनेजिंग थिंग्स इन योर होम? एक्चुअली जैसे जनवरी में जब थोड़ी थोड़ी सी उड़ती उड़ती खबर आने लगी थी, तो सोचा नहीं था कि ये हमारे देश में भी आएगा, क्योंकि इससे पहले भी इबोला वगैरह काफी ऐसे वायरसेस आए, थोड़े बहुत आए फिर निकल गए। लेकिन लाइफ में पहली बार ऐसा सुना बहुत था, एक प्लेग हुआ करता था, काफी कुछ या वर्ल्ड वॉर हुआ था तब, मतलब एक्चुअल जो एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था, ये सब सुनी हुई बातें थी। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि जैसे ना इंसान बेबस हो गया है। तो मालूम पड़ता है कि एक ताकत और भी है जो हमारी औकात दिखा देती है हमको। So in a way आप कहेंगे ये जो हुआ अच्छा हुआ, because it allows human beings to slow down a little. हमारा पेस थोड़ा कम हुआ, सोचने की क्षमता थोड़ी ज्यादा बढ़ी और हमें इस बात का एहसास भी हुआ कि हम अकेले अपने लिए नहीं जी रहे हैं। We have to live for the world around us. Yes, of course. And ये भी मालूम हुआ, मतलब अभी देखिए ये जो सोशल नेटवर्क है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, मतलब उससे बहुत सी चीजों का एहसास हुआ। पहली तो बात है कि हम इतने इम्पोर्टेंट नहीं है और भी बहुत सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं। और दूसरा, सिर्फ पैसे कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर हम जिंदा रहे तो पैसों का फायदा है। तो ये एक ऐसी बीमारी है, जैसे हम लोग अभी क्योंकि रोज लाइव किसी ना किसी चैनल पे, फेसबुक पे जाते हैं कि भैया ये ऐसी लड़ाई है जिसको हमें साथ में नहीं बल्कि अलग रहकर लड़ना है। तो और बहुत सी चीजें हमने देखी अभी, जैसे वीडियोस भी आपने देखे होंगे, पूरी दुनिया देखती कि कुदरत जो है हमको बता रही है कि देखो आपकी वजह से, मतलब आप लोगों के घर में रहने की वजह से बाकी जो सृष्टि है उसमें सिर्फ इंसान नहीं है, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, पानी है, समंदर है, नदियां, वो लोग कितने खुश हैं आपके ना होने से। मतलब ऊपर वाले ने सबसे खूबसूरत चीज जो बनाई थी वो थी इंसान। Right. और वही इंसान सबसे, मैंने कहा मतलब नीच में, मतलब वर्ड यूज करने में मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी। हम लोगों ने इतने सालों में जो अपनी औकात दिखाई है, तो ये सजा मिलनी थी कभी ना कभी। तो ये नेचर ने खुद हमको अपने रास्ते पे लाया है और हमने ये देखा कि हम लोगों के घर में रहने से कितनी बाहर अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। जैसे आपने देखा वो जो मछलियां वापस आ रही है, जानवर वापस आ रहे हैं, फूल पौधे, चिड़िया जो हमने बचपन में देखी थी, फिर कई साल देखे नहीं, वो चिड़िया हम अभी देख रहे हैं। तो ये कहीं ना वो बैलेंस कुदरत कर रही है और इसको हमने चुपचाप एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सर, मेरा सबसे फेवरेट लाइन है जो बार बार मैं रेडियो पे भी यूज करता हूँ कि जिंदगी मात्राओं का खेल है, ना ज्यादा ना कम। अगर सही मात्रा में सब कुछ किया जाए तब जाकर जिंदगी जीने का मजा भी आता है। अब दो तीन मतलब ये किसी ने कहा कि गौतम बुद्धा ने कहा, किसी ने कहा कि जीसस क्राइस्ट ने कहा, मुझे पता नहीं, लेकिन ये सुना था कि किसी ने पूछा था कि जहर क्या है, तो बोले जो भी लिमिट से ज्यादा हो वो जहर है। तो हमने जहर फैला दिया था दुनिया में, वो जहर ऊपर वाला अपने आप साफ कर रहा है। लेकिन जो भी है, ये जो अभी बीमारी है बहुत बुरी बात है, कोरोना नहीं होना चाहिए। कुछ बेचारे कहते ना इनोसेंट लोग मारे गए हैं, कुछ जानकारी ना होने की वजह से मारे गए हैं, कुछ लोगों को कोरोना इसलिए हुआ है कि वो लोग मानने को ही तैयार नहीं है कि ये कोरोना भी कुछ है,
ये सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आप लोग मीडिया वाले, चैनल वाले, हमारे पंतप्रधान जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, मतलब हर कोई सेलिब्रिटीज आके, डॉक्टर्स आके बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। आज हम लोग पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसका ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बोला सर। हम बार बार इनफैक्ट वी बीन रिक्वेस्टिंग एवरीवन ऑन रेडियो वन आल्सो कि जितने लोग हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, हर दिन सुबह राइट इन्फॉर्मेशन, अफवाहों को बिल्कुल ना फॉरवर्ड करें, बेसिक कॉमन सेंस वाली चीजों को फॉरवर्ड करें, मतलब फॉलो करें और ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश ना करें। सर एक ये बहुत बड़ा क्राइम होगा, इससे पहले कि मैं अपने आने वाले कुछ सवाल करूं, सुदेश भोसले से बातें हो रही हो और अगर शुरुआत एक म्यूजिकल नोट के साथ ना हो सर। सो लोग हमेशा एंड में बोलते हैं सिंगर को गाना गाने के लिए, मैं बोला सर इतना प्यारा स्माइल है आपका, एक प्यारा सा गाना हो जाए फॉर एवरीवन वाचिंग दिस फेसबुक लाइव। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी हमारे मतलब जितने भी आपके माध्यम से देख रहे हैं मुझे, जो भी मतलब चिंतित हैं, थोड़े से डिप्रेशन में हैं, थोड़े से घबराए हो, उनका थोड़ा मूड बनाते हैं। अमित जी के लिए गाया हुआ मेरा एक गाना, उसमें सब लोग अपने जहां अगर बैठे हो, खड़े हो, तो जरा थिरकने के लिए तैयार हो जाइए। अरे बादशाह की देख रहे तुसी, चलो शुरू हो जाओ भाई। 1 2 3 4 शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा। रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। है कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Everybody शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा। ये अरे वाह क्या बात सर। ये सवाल मैंने कभी आपको इसका जवाब देते हुए नहीं सुना। मिमिक्री जो आपकी बहुत बड़ी टैलेंट है, यू ऑलवेज मेक पीपल स्माइल एंड लाफ जब भी आप स्टेज पे रहते हैं, जब भी आप बात करते हैं। रिसेंटली एक व्हाट्सएप वीडियो भी आपका इतना काफी वायरल हुआ है, जो मेरे ख्याल से आपने लंदन में एक अपने फ्रेंड के साथ शूट किया था। सर पहली बार आपको पता कब चला कि आपके अंदर वो सिंगिंग छोड़कर मिमिक्री का भी टैलेंट है? एक्चुअली ना मैं बचपन से ना सहगल साहब और सचिन दा की आवाज का फैन था, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तब भी मैं सचिन दा की आवाज में गाने की कोशिश करता था, सहगल साहब की तरह गाने की। और फिर धीरे धीरे हेमंत दा की आवाज, फिर किशोर दा की आवाज, रफी साहब के गाने, बिना का गीत माला वगैरह सुन के वो मेरे काफी 300-400 गाने बाय हार्ट हो गए थे। तो गाने का शौक था। और जो मेरा नेचर है, मैं जहां तक जानता हूं, अभी स्टेज पे मैं बिल्कुल अलग होता हूं, लेकिन जो अगर मेरा नेचर, तो मैं बहुत शांत, मतलब ज्यादा शोर न मचाने वाला, बिल्कुल शाय सा लड़का था। और ये मिमिक्री और कॉमेडी और मेरी पर्सनालिटी का कहीं दूर दूर तक मैचिंग नहीं होता, अगर मैं कहूँ तो। लेकिन एक ऐसे ही ना एक हादसा हुआ कुछ, और मुकद्दर का सिकंदर देखकर मैंने किसी को देखकर बोला, जोरा जान दरवाजा खोल दे। तो ऐसा मजाक था ये, और मजाक में दोस्तों ने कहा ये बिल्कुल अमित जी जैसी आवाज है। और मैंने सीरियसली लिया नहीं, लेकिन चलो जहां जहां मौका मिलता था, किसी के घर में बर्थडे के लिए मुझे ले जाते थे, किसी के पूजा में, किसी के ऐसे फंक्शन में, तो वहां मैं अमर अकबर एंथनी का एक सीन 2 लाइनें करता था। तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे भी नहीं मालूम पड़ा कि क्यों मिल रहा है इतना अच्छा रिस्पांस। और उस वक्त ऐसा हुआ, फिर मैंने लावारिस, दीवार, अंधा कानून, जो भी उनके फिर बाय हार्ट किए डायलॉग, बाथरूम के जैसे कोने में जाके वहां पहले मैं लिख लेता था डायलॉग, और फिर बाथरूम के कोने में जो रिवर्ब मिलने के लिए उसकी प्रैक्टिस करता, और जहां मौका मिलता मैं करता गया। और तब तक मुझे नहीं मालूम था कि ये सही है गलत है, लेकिन पता नहीं लोग ऐसे हैरान हो जाते थे। और उस वक्त अमित जी बिल्कुल एज ए हीरो टॉप पर थे, और काफी मिमिक्री आर्टिस्ट, कॉमेडियंस थे वहां पे उस समय। लेकिन वो कैसे दादा मुनि, अपने ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, ये आवाजें निकल, शत्रुघ्न सिन्हा वगैरह, लेकिन अमित जी की आवाज कभी स्टेज पे किसी ने सुनी नहीं थी। शायद मैं वो पहला आर्टिस्ट हूँ मुंबई में जिन्होंने अमित जी को स्टेज पे किया, और लोग एकदम, और कम समय में ना लोग मुझे बुलाने लगे कि अमिताभ बच्चन की नकल करने वाला कोई आया। तो ये होता गया। फिर मैंने सोचा यार सिर्फ अमित जी से बात नहीं चली, फिर मैंने भी ओम प्रकाश जी, राजकुमार जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी, दारा सिंह, फिर 1-2-3 आवाजें मैंने पहली बार की स्टेज पर, होती अजीत साहब की, दारा सिंह साहब, विनोद खन्ना जी, अनुपम खेर, असरानी। तो ये मस्ती में मैं कह रहा हूँ ना, ये इसके पीछे कोई मेहनत नहीं थी।
लेकिन बाद में बहुत मेहनत घिसाई की उसकी, पॉलिश रियाज बहुत किया। लेकिन क्या कहते हैं ना, एक जैसे आपको चीज एंजॉय कर रहे हैं और उस चीज को लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं एग्जैक्ट ये आवाज बदलना, जब मैं एंजॉय करने लगा और लोग उसके लिए मुझे बुलाने लगे, पैसे देने लगे। सर, मुझे 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 इनफैक्ट याद है कोलकाता के साइंस सिटी में जब आपका शो हुआ था, शो के बीच में ही आपने एक बहुत अच्छी संजीव कुमार जो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं, उनकी बहुत अच्छी आवाज आपने नकल की थी। वो जो लाइन होता है, ये जो फूलों के बेले हैं दरअसल बेले नहीं अरबी में हैते हैं, मतलब गाना गाने के बीच में जो आपने किया था, द क्राउड रिस्पॉन्डेड, मतलब जो राउंड ऑफ अप्लॉज आई थी, ऐसा लग रहा था कि वी वर एक्चुअली विटनेसिंग एंड ऑल्सो सीइंग द सॉन्ग लाइव। सुदेश जी, एक सवाल है आपसे। ये लॉकडाउन, जैसे आपने कहा कि एक सेलिब्रिटी को और एक नॉर्मल इंसान को, दोनों को एक ही जगह पर लेकर आ चुका है। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए भी हैं, आप भी अपने घर पर हो, आपके पास 1 रुपए है तब भी आप अपने घर पर हो। हाँ, अब दिक्कत क्या है, अगर सेलिब्रिटी हो तो भी डरा हुआ है, करोड़पति हो तो भी डरा हुआ है। वो प्रोपोर्शन थोड़ा सा अलग है। और जैसे गरीब आदमी वो भी डरा हुआ है, अमीर आदमी वो भी डरा हुआ है। प्रोपोर्शन वाइज सभी डरे हुए, सबको पता नहीं कि कल क्या होने वाला, कितनी देर ये महाभारत चलेगी। सर, जैसे तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि कोरोना के खिलाफ तो वैक्सीन मिल जाएगा, लेकिन ये जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। इसका सामना हमें खुद करना पड़ेगा। एक सवाल का जवाब मैं जरूर चाहूंगा, इस लॉकडाउन पे आपने ऐसी कौन कौन सी चीजें अपने घर पे की? सुदेश भोसले, दी सुपरस्टार सिंगर, जिसने अपने घर पे शायद बर्तन माजे होंगे या फिर झाड़ू पोछा किया होगा। दीज लिटिल थिंग्स शेयर विद अस सर, कि हाउ हम्बल द एक्सपीरियंस वाज इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो सबसे पहले ना, शुरू शुरू में हुआ, लॉकडाउन भी हुआ, तभी भी मुझे डर नहीं लगा था। लेकिन जब होता ना, कुछ हमारी भी आदत है, बुरी आदत, कि एक ही न्यूज को हम अलग अलग चैनल में उनके अलग अलग वर्जन देखने की, सुनने की बहुत खुजली होती है। उसमें से एक मैं हूँ। तो घर पे बहुत डांट पड़ती कि न्यूज मत देखा करो। तो वो कुछ न्यूज, फिर अपने व्हाट्सएप और कुछ दोस्तों के फोन, जब ज्यादा पता चला कि हम जो घर में बैठे उससे बहुत भयंकर है चीज, तब मैं भी थोड़ा डर गया था कि क्या होगा, ये कब तक चलेगा, हाँ कब कब शुरू होगा। तो बाद में जो होता है ना, जो मैं एज अ सेलिब्रिटी जो लोगों को बोलता हूँ, एक हमारा यहाँ चैनल है, वहाँ यंगस्टर्स, उसके काफी हजारों में मेंबर्स हैं। तो उनके लिए हम बात करने के लिए हमको बुलाया गया था कि बस डिप्रेशन में मत जाइए, क्या मेडिटेशन कीजिए थोड़ा, क्या समझे ना। बोलने के लिए बहुत आसान है भाई, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने अपने आप पे आजमाया। मैंने जो वक्त मिलता नहीं था, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉक, कम से कम 2 घंटे मैं अपने आप को देता हूँ, जो दे नहीं पा रहा था ट्रैवलिंग की वजह से। वो मैंने कहा कंपलसरी सुबह के 2 घंटे उसके लिए देता हूँ। फिर मैं अपने आप को कैसे एंटरटेन करूँ, जो पुराने गीत हैं, लता जी, आशा जी, ये पुराने आप समझ गए होंगे, 70s से पहले वाले, राइट, बिफोर 80। मतलब तो गीता दत्त, हेमंत दा। जी, लता जी, आशा जी, किशोर दा, रफी साहब, हेमंत दा, मुकेश जी, मन्ना दा, सहगल साहब, बस उनको सुनता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। मैं, और दूसरी बात मैं अपने लिए क्या करता हूँ कि मैंने आज तक कभी -1 या जो कैरियोके ट्रैक्स पे नहीं गाया। मैं लाइव गाता हूँ मुझे, लेकिन अब मैंने वो सब सामान मंगा के मैं उन गानों को, जो मेरे पसंदीदा गानों के ट्रैक्स लगा के बस गाता रहता हूँ। और बर्तन और इसकी जो बात की आपने, लकीली वो नौबत नहीं आई। तो मेरी बेटी, मेरी पत्नी और कुछ लोग हैं घर में, तो वो नौबत आई नहीं। लेकिन मैं बताऊं, एक अच्छी बात ये हुई कि मेरे घर में सारे आर्टिस्ट हैं। मैं सिंगर बनने से पहले एक पेंटर हूँ। तो 74 से 82 मैं अपने पिताजी के साथ स्टूडियो में पोस्टर्स पेंट किया करता था। तो NR भोसले मेरे पिताजी का नाम था। और मुगल आजम, झनक झनक पायल बाजे, दोस्ती, उस समय की फिल्में वो पोस्टर बनाते थे। और मैंने मेरी उम्र के 14वें साल में उनको मैंने ज्वाइन किया, 1974 में। और मैंने पहला जो पोस्टर पेंट किया था वो था राजेश खन्ना, हेमा मालिनी का प्रेम नगर का। अरे तो वाह। कुछ तो पोस्टर्स मेरे भी मुंबई में लगे। और वहां से मेरी शुरुआत हुई। प्रेम नगर, जूली, स्वयंवर, स्वर्गनर, बी नागी रेड्डी जो साउथ के हैं, उनके सारी फिल्में, राजश्री प्रोडक्शंस की, मतलब दोस्ती पिताजी ने की थी, उसके बाद काफी, फिर दादा कोंडके जो हमारे मराठी इंडस्ट्री के टॉप कॉमेडियन रहे, उनके फिल्म। तो ये मैं 74 से 82 तक सिर्फ दिन रात पेंटिंग करता था। मेरा इस
प्रोफेशन से कोई लेना देने था। मम्मी गाती थी मेरी, सुमन भोसले, क्लासिकल, और मेरी नानी बहुत प्रसिद्ध गायिका थी, दुर्गाबाई शिरोडकर, क्लासिकल गायिका। तो घर में कहते ना, एक हाथ में ब्रश था, एक हाथ में संगीत था मेरे। तो बचपन से अच्छा संगीत सुना है, क्लासिकल सुना है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था ना कि अपने बच्चे को ये बनाना है वो बनाना, जैसे आजकल के पेरेंट्स होते हैं ना कि बच्चे को सचिन तेंदुलकर, मतलब वो पैदा होने से पहले डिसाइड हो जाता है आजकल बच्चा क्या। हाँ, मतलब ये फैक्ट है कि वो सोच लेते कि इस तरह उनको ये करना। उस वक्त पिताजी ने बोला, पेंटिंग अच्छा है, स्कूल में मत जा। तो पिताजी इस तरह के थे, पुराने ख्याल, अरे इतना पेंटिंग है क्या, स्कूल में बर्बाद कर रहा है। तो 82 तक सिर्फ पेंटिंग, सुबह उठ के जो स्टूडियो जाना, रात को 10-12 बजे तक पेंटिंग। और साइड बाय साइड ये बोलो, जो मुर्गा अपने टोकरे में अंदर अगर आप ढांकते रहो तो बांग देना भूलता नहीं। तो एक गाने का जो कान था मेरा रेडियो की तरफ, वो चल ही रहा था। तो गाने बाहर होते तो इतने में अमित जी की आवाज कहीं से आ गई। तो क्या वो धीरे 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 वो लोगों को मालूम पड़ा कि मैं अलग अलग आवाजों में गाता हूँ, अलग अलग आवाजों में बोल सकता हूँ। तो ये करते 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 क्या हुआ, लोग बुलाने लगे, पसंद करने लगे। तो वहां का स्टेज का काम अपने आप बढ़ गया, पैसे मिलने लगे। और उसी वक्त ये हुआ कि हमारी जो बैनर लाइन बोलते हैं हम लोग ना, जो पोस्टर्स की, वो धीरे धीरे कम हो गई। ये डिजिटल वाला मामला आ गया। ये मिड 80s के बाद, थोड़ा सा कम हुआ ये। तो मैंने कहा 79-80, मैंने पिताजी से कहा, मैंने अब मैं शोज वोज करने लगा हूं, तो आप अपना स्टूडियो अभी बंद कर दो, आप शौक किया घर पे बैठ के पेंटिंग, पोर्ट्रेट्स, लैंडस्केप करो। तो पिताजी को भी मैंने कहा कि आप अभी आराम करो। और मेरे शोज बढ़ गए। तो वही कह रहा हूँ, पता नहीं चला मुझे कैसे कि धीरे धीरे जो माइक मेरे नजदीक आया और मेरा जो ब्रश है दूर चला गया। और वो है मतलब 82 में मैंने मेलोडी मेकर्स ज्वाइन किया, जो ग्रुप किशोर दा के साथ भी जो शोज कर। बस तब से आज तक स्टेज पे जो मेरा एक पैर स्टेज पे होता है हमेशा। और बस फिर पीछे मुड़ के देखा ना, और फिर एक एक आवाजें मेरी जो बढ़ती गई, एडिशन करता रहा। और 86 में आशा जी ने मुझे कहीं सुना, मैं सचिन दा का गाना गा रहा था। और उसके बाद जब उनसे मुलाकात हुई तो बोले, आपने सचिन दा का बहुत अच्छा गाना गाया था, मुझे आप फिर सुनाइए। अब आशा जी से पहली मुलाकात और आशा भोसले जी कह रहे कि गाना सुनाइए, तो आप समझ सकते हैं। और उस वक्त तो मैं क्या गा रहा हूं मुझे पता नहीं चल, मेरा सारे गामा पता नहीं, कभी सीखा नहीं। तो आशा भोसले जब बोल रही खुद तो बहुत डर गया, लेकिन फिर भी आंख बंद की और मैंने अमर प्रेम फिल्म का एक गाना गाया जो सचिन दा ने गाया है, जो टाइटल सॉन्ग है ना। राइट। ओ राम रे, ओ रमा, डोली में बिठाई के पहाड़, लाए मोर सजना के द्वार। ओ बीते दिन खुशियों के चार, देखे दुख मन को हजार। ओ डोली में मिठाई के कहार। तो ये मैंने 2 अंतरे कैसे से पूरे किए आंख। और उसके बाद जब आंख खोली तो देखा कि आशा जी ऐसे बैठी। और जब गाना खत्म हुआ मेरा, तो उन्होंने जैसे दोनों हाथ हटाए, देखा तो दोनों आंखों से आंसू बह रहे उनके। तो मैं डर गया, मैंने क्या हुआ, मतलब मुझे लगा कुछ मैंने गड़बड़ की। तो कहती है कि मुझे ऐसे लगा कि सचिन दा सामने खुद खड़े होके गा रहे हैं। क्या बात। तो ये कॉम्प्लीमेंट, मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और बोले काम करना प्लीज, मुझे गाना रिकॉर्ड कर देना। और उन्होंने दोबारा मुझसे गवाकर वो रिकॉर्ड किया। ये 86 की बात है, और वो कैसेट लेके बिना कुछ बोले निकल गई वो। और नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे, उस वक्त मोबाइल्स नहीं थे, हमारे बिल्डिंग के सामने ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पहचान वाले रहते, वो 7 बजे आए, बोले अरे जल्दी आओ, आर.डी. बर्मन के यहाँ से फोन है। तो मैं वैसे ही आधे नींद में भागा, देखा तो आर.डी. बर्मन साहब के मैनेजर बोल रहे थे, बोले बर्मन साहब ने आपको 10 बजे पासपोर्ट लेके बुलाया। तो मैंने पता नहीं क्या, कुछ मालूम नहीं, अंधेरे में था सब। टैक्सी करके 10 बजे से पहले पहुंच गया। तो देखा कि मुंबई के सांता क्रूज में मेरीलैंड से एक बिल्डिंग है जहाँ पंचम दा का म्यूजिक रूम है।
तो वहां जैसे मैंने एंट्री की तो देखा कि वो जैसे अपने भारतीय बैठे होते ना गद्दे वगैरह, तो वहां पे पंचमदा, बासुदा, मनरीदा, सपंदा, आशा जी सारे बैठे। और जैसे मैंने गया, मैंने नमस्ते किया तो आशा जी बोलती है, हाँ यही लड़का, वो यही लड़का है। तो मैंने जैसे नमस्कार किया पंचमदा को, तो पंचमदा होता है, मेरे बाप की आवाज में गाते हो? तो मैंने बोला दादा मैं उनका फैन हूं। तो पंचमदा ने मुझे किस्सा बताया कि बोले मैं नहा रहा था और आशा जी ने ये कैसेट बाहर बाथरूम के प्ले किया, और क्योंकि बिना म्यूजिक के था ना, तो पिताजी वो बोले यार मुझे ऐसा लगा कि पिताजी बाथरूम के बाहर खड़े होके गा रहे, और मैं सोच रहा हूँ पिताजी को गुजरे हुए इतने साल हुए, ये क्या हो गया। तो मैं ऐसे ही आधे नहा के टॉवेल लपेट के बाहर आया, तो ये कौन है, कौन है? बोली आपके पिताजी नहीं, एक नया लड़का है सुदेश भोसले। तो बोले इसको बुलाओ। और क्या हुआ, पासपोर्ट जो लेके गया ना मैं, उनका 10 दिन बाद ना हांगकांग में एक शो था, तो बोले आप हमारे साथ चल रहे हो। और आशा भोसले आरडीवर और नाइट में सुदेश भोसले की एंट्री हो गई हांगकांग में। क्या बात। और वहां पे मैंने राजेश खन्ना किया, किशोर दा, ये वो सब कुछ गाया मैंने। और ऊपर वाले की दुआ से लोगों ने बहुत रिस्पांस दिया, राजकुमार, मतलब जो जो मुझे आ रहा था सब कुछ किया। और एंड में बोले, मैंने कहा मैं आप सचिन दा की आवाज में, तो मैंने सुन मेरे बंधु रे, जैसे गाया पंचमदा विंग्स में से दौड़ के आया, एकदम ऐसे गले लगा के देखा, तो कहते ना ही वॉज इन टीयर्स ऐसे। और बोले अब जब मैं मुंबई जाऊंगा जो पहला रिकॉर्डिंग होगा वो सुदेश भोसले का होगा। क्या बात, क्या बात। इसी तरह मुझे उन्होंने 86 में जलजला फिल्म में एक ब्रेक दिया और सुदेश भोसले प्लेबैक सिंगर बन गया। सर आप चाहे पेंट करें या फिर आप स्टेज पे रहें या गाना गाएं, यू आर अ बॉर्न एंटरटेनर एंड अ परफॉर्मर। मतलब ऊपर वाले ने आपको ये गिफ्ट दिया है। और मैं देखा हूं सर, मैं ये बात लोगों से भी कहना चाहता हूं कि स्टेज पे जब मैं आपको देखता हूं ना, जैसी आपकी एंट्री होती है, लोग अपने आप मुस्कुराना शुरू करते हैं। मतलब उनको पता है कि अब सुदेश भोसले कुछ ना कुछ करेगा। तो सर इसे हम कहते हैं लॉकडाउन पे दुनिया भर की ऑडियंस जो हमें इस वक्त इस फीड पे देख रही है, तो हमने सोचा कि उनका जरा हम थोड़ा मनोरंजन भी करें, तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेकर आए। सर मैं एक इसको क्वारंटाइन चैलेंज हम कहते हैं। सो मैं अच्छा। एक एक आर्टिस्ट का नाम लेने वाला हूं, और आप बस उनकी आवाज में बताइएगा कि ये वो लॉकडाउन के माहौल में वो अपने घर पे इस वक्त कैसे एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपने सचिन देव बर्मन तो ऑलरेडी यू गिव अस अ स्मॉल ग्लिम्स। सर मेरा पहला है संजीव कुमार। मैं ये कह रहा हूं कि कोरोना से जाके कह दो हिंदुस्तान से भाग जाए, क्योंकि हिंदुस्तान वालों ने अपने घर से बाहर निकलना बंद किया है। ओह टू गुड। गो कोरोना गो, चले जाओ यहाँ से। टू गुड। अजीत सर। कोरोना, हम तुम्हें आखिरी वार्निंग देते हैं, फिर ना कहना हमने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। हमारे दो ही शौक है, सोना मोना और नो कोरोना। गो कोरोना गो, वरना बहुत पछताओगे। एंड सर असरानी जी। गुरु ना, अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे। लेकिन हम हिंदुस्तान वाले तुझे सुधार के रहेंगे। हम घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, घर में रह के करेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। हाँ। आखिरी वन ये है राजेश खन्ना जी, सुपरस्टार। अरे कोरोना से बिल्कुल नहीं डरना रे पुष्पा, ये तो कुछ दिनों की बात है, ये आया है चला जाएगा, उसके बाद तुम जितने आंसू बहाना है बहा दो। और फिर मैं तुमसे फिर कहूंगा, आई हेट टीयर्स पुष्पा, इन आंसू को पोंछ दो, ये बहुत कीमती है रे। सर मतलब मैं अकेला आपको देख रहा हूं, लेकिन जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर स्माइलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। अनबिलीवेबल, मतलब अनबिलीवेबल। सुरेश जी, ये जो सेगमेंट है इस लॉकडाउन में हम स्टार्स के साथ उनकी यादों को लेकर बात करते हैं, या उनके एक पुराने फोटोग्राफ्स को लेकर। यू ऑलरेडी शेयर पंचमदा और आशा जी के बारे में कुछ यादें आपने जो शेयर की। सर एक नाम जो आपके लिए बहुत क्लोज है टू योर हार्ट, और एक नाम जो दुनिया भर के लिए वेरी क्लोज टू आवर हार्ट है। मैं कहता हूं कि जंगल का सिर्फ एक ही शेर है, और उस शेर का नाम है किशोर कुमार। सर हमको पता है कि आप किशोरदा के बहुत बड़े वक्त हैं। के फॉर किशोर के साथ यू बीन एसोसिएटेड, you've been involved with so many shows across the world. किशोरदा से आपकी पर्सनली एक मुलाकात भी हुई है।
पर सर मैं चाहूंगा मेरा वो फेवरेट किस्सा आप मेरे साथ सबके साथ एक बार शेयर करें। आपको सर पता नहीं आपको याद होगा या नहीं, एक रेडियो इंटरव्यू में आपने मेरे साथ शेयर किया था कि एक शो के पहले किशोरदा ने आपको फोन किया था एंड देन यू कुड नॉट टेक दैट कॉल। उसके बाद वो कॉल आया ही नहीं एंड यू मिस दैट कॉल, और आपको इस बात का एहसास हुआ यार उस दिन हमको फोन उठाना चाहिए था। योर मेमोरीज ऑफ किशोर कुमार, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर, आप कितने बड़े फैन हैं ऑफ द मैवरिक सिंगर, कितना उन्होंने आपको सिंगिंग में इन्फ्लुएंस किया है, एंड जब उनसे मुलाकात हुई, शेयर समथिंग विद अस सर। मैं ना, देखिए मेरे घर में जैसे मैंने बताया कि बचपन से ना क्लासिकल म्यूजिक का माहौल था। हमारा जो मराठी में सुगम संगीत होता है, नाट्य संगीत होता है, तो 24 घंटे हमारे घर में म्यूजिक 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 की मम्मी गाती थी। हमारे ग्लस में घर में काफी सिंगर्स बड़े बड़े उस वक्त के आते थे हमारे महाराष्ट्र के। तो लेकिन ना मेरा जो क्या रुझान या कुछ ना, जो मेरा अट्रैक्शन था वो हिंदी गानों की तरफ ज्यादा था। और जैसे उस वक्त तो रफी साहब थे। और एक दिन हुआ ये, मैं घर घर की कहानी, राकेश रोशन जी की पहली फिल्म एज ए हीरो, तो मैं वो देखने गया। और जैसे शुरू में ना, उन दिनों फिल्मों में ना जो क्रेडिट्स होते शुरू में आते थे कि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिर म्यूजिक आया कल्याण जी, आनंद जी, और प्लेबैक सिंगर आया बड़े स्क्रीन पे, एक नाम किशोर कुमार। जैसे वो आया ना, एक्चुअली मेरी धड़कन रुक गई। और यार किशोर कुमार को इतने बड़े पर्दे पे सुनूंगा मैं, थिएटर में था। और जैसे वो शुरू हुआ ना, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जमा है। तो ये जैसे सुना, मैं कहते ना वो जो होता है ना, प्यार हो जाता है, तो उस आवाज से मुझे प्यार हो गया। और वो दिन है, राज का दिन है। मतलब मैंने सोचा अगर गाना है तो ये होना चाहिए, गाना है तो ऐसे ही गाना चाहिए। और फिर मैं पीछे पड़ गया उनके, मतलब उनके जितने भी रेडियोज पे मतलब गाने सुनते, फिर बाहट करने लगा और इतना बड़ा भक्त बन गया। तो मैं स्टेज पे अनजाने में उनकी कॉपी करने लगा। मुझे नहीं पता था, लोग बोलते यार तुम उनके जैसा करते हो, लेकिन वो जानबूझ के नहीं था, बोले एकलव्य की तरह मैं फॉलो करो। और जैसे मैंने मेलोडी मेकर्स ज्वाइन किया 82 में, मुझे एक दिन पूछा गया कि यूएसए का टूर है, पासपोर्ट लेके आओ। तो मैंने कहा, बोले क्या टूर है, कैसे? तो इनको बोले पता है हम किसके साथ जा रहे हैं? किशोर दा के साथ। अरे तो किशोर कुमार? बोले हाँ हाँ किशोर कुमार, वही प्लेबैक सिंगर, उनके साथ हम लोग शो करेंगे। बोले हाँ, किशोर दा जब भी शोज करते हैं तो ये जो ऑर्केस्ट्रा होता है वो मेलोडी मेकर्स का होता है। और तो मैं क्या करूंगा? बोले आप उनका एंकरिंग करोगे, उनके एंट्री से पहले 1-2 गाने गाओगे, और जब वो उनको आराम की जरूरत होगी आप मिमिक्री भी करोगे। तो कहते हैं ना एक टिकट में 3 काम। तो मैं तो कहता हूं ना, जो सपना देखा नहीं था वो पूरा हो गया। तो 82 से 87 तक जितने भी किशोर दा के ज्यादातर शोज में, अब पुराने वीडियोस देखिए तो मैं पीछे दुबला पतला खंजरी बजा रहा हूँ, कभी उनको पानी पिला रहा हूँ। तो उनका किस्सा सुनाता हूँ। मतलब किशोर दा कैसे, मतलब मैं शुरू करता था शो, मैं रफी साहब के गाने से शुरू करता था। जी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, वो करके मैं विंग्स में देखता तो किशोर दा कहते थे मतलब एक और गा। फिर मैं 1-2 गाने गाता था किशोर, और 2-3 गाने फिर मैं विंग्स में देखता था। अब मुझे बोला तो ये था उनका इशारा। और फिर बोले 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे लगे। तो वो क्यों नहीं आते थे? जब तक पूरा साउंड पूरी तरह सेट नहीं होता था तब तक वो स्टेज पे नहीं। तो एनीवे मुझे, मतलब मेरी और उनकी इतनी अच्छी ट्यूनिंग हुई थी। मतलब कई मैंने डुएट्स उनके साथ स्टेज पे गाया, उनके लिए कोरस गाया, बहुत मजा। और मेरा काम तो कुछ नहीं था, शो शुरू करके 3 घंटे बैठना। मैं विंग्स में कुर्सी लगा के बस, कहते ना, पूरा रिकॉर्डिंग यहाँ 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 पूरे शरीर में, पूरे रोम रोम में वो रिकॉर्ड कर लेता था। और मेरी मिमिक्री से बहुत खुश थे। लेकिन एक बात मुझे हमेशा कहते, सुदेश तू बहुत अच्छा है रे, लेकिन एक याद रखना, कभी संजीव कुमार
और सहगल साहब का मजाक नहीं करना। अरे वाह। उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे इन दोनों कलाकारों। अब ये जो किस्सा आपने मेन क्वेश्चन जो पूछा है, वो हुआ ये कि ऐसे ही कुछ यूएसए का टूर था, सबके पासपोर्ट्स मंगाए किशोर दा ने, और मैंने शायद किसी वजह से कहा था कि ये टूर मैं नहीं कर रहा हूं मेरे मैनेजर से। तो वो मैनेजर ने किशोर दा के बंगले पे गए, और किशोर दा बैठे थे, उनके टेबल पे सारे ग्रुप के पासपोर्ट्स रख दिए। बोले इसमें सुदेश का दिख नहीं रहा। बोले सुदेश नहीं आ रहा। सुदेश नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? बोले वो कहता वो नहीं आना चाहता। उसको कहना मैं कान पकड़ के ले जाऊंगा। बड़ा आदमी बन गया क्या? जा कहना उसको, सुदेश को मैं कान पकड़ के ले जाऊंगा। तो बोले नहीं सर, वो नहीं आना चाहता। तो फिर एक काम करो, ये सारे पासपोर्ट ले जाओ। तो हमारे मैनेजर सोचे इतने बड़े आदमी के सामने कितनी देर है। नहीं, बोले दादा आप फिक्र मत कीजिए, मैं कैसे भी करके उसका पासपोर्ट लेकर उसको समझा देखना, उसको बोलना मैं कान पकड़ के ले जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा, ये सारे पासपोर्ट लेगा। तो हुआ, और उस वक्त हम लोग मेलोडी मेकर्स वाले जो हैं, हम गुजरात के राजकोट में परफॉर्म कर रहे थे। और दूसरे दिन हमारे जो मैनेजर है, मेरा पासपोर्ट लेके मोटरसाइकिल लेके उनके बंगले के वहां पहुंचे, देखा तो बंगले के बाहर भीड़ है। तो बोले क्या हुआ, भीड़ क्यों? बोले किशोर दा चले गए। अरे बाप रे! तो हमको ये बात मालूम नहीं थी। हम तो परफॉर्म, शो शुरू होने के 5 मिनट पहले पता चला कि किशोर दा गुजर गए। हम तो कोई गाने की मतलब क्या ना, सब रो रहे। और जब मुंबई आया तब मुझे किस्सा मेरे मैनेजर ने बताया, तो मैं इतना डर गया कि जो भी मतलब एक अच्छा भी लगा, लेकिन कि मैंने किशोर दा को लास्ट वक्त मैंने नाराज किया था। आप समझ रहे? तो वो जो खल है वो अभी भी दिल में है। और शायद अगर मैं उस वक्त नादानी की वजह से उनको ना नहीं बोलता, तो शायद आज वो मतलब ना, कहता ना, अब मैं रोज उनसे माफी मांगता। और 5-6 महीने में इतना डरा हुआ था, मैंने किसी से बताया नहीं है किस्सा। लेकिन ये फैक्ट है कि किशोर दा ने शाम को 7 बजे ये बात कही, और दूसरे दिन पता चला 11 बजे किशोर दा इस दुनिया में नहीं थे। तो आज भी मैं जब भी याद आती हूँ, उनके लाइव शोज देखता हूँ, उनके गाने सुनता हूँ, और कभी कभी अनजाने में ऐसे आंसू बहते रहते। तो समझ में आ रहा है सर, आप जिस तरह बात कर रहे हैं, आई कैन सी दैट इन योर आईज, मतलब आपकी आंखों में छलकता है। अभी मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन और मुझे किशोर दा बहुत बोलते थे। मैं जब भी उनके बंगले पे कोई कैसेट लेके जाता था, कोई गाना लेके जाता था, तू बहुत अच्छा है रे। एक्चुअली किशोर दा ने मुझे कहा है, तो और कुछ नहीं, तू बहुत अच्छा है रे, बस इतना ही बोलते थे। तो मजा आता है ये याद करके भी। एब्सोल्युटली। जितने लोगों ने ये इंटरव्यू आज देखा है और महसूस किया है, आई होप दे हैव फाउंड अ डिफरेंट सुदेश भोसले, क्योंकि आज आपका एक स्पिरिचुअल और एक फिलोसॉफिकल साइड भी हमको देखने को मिला। जिस तरह आपने मेडिटेशन की बातें की, आप जिस तरह जिंदगी के बारे में सोचते हैं, दैट लिटिल डोज ऑफ पॉजिटिविटी दैट यू हैव, बहुत ही कम लोग शायद इस बात को यकीन करेंगे अगर आप नहीं कहते कि जो दुनिया को हंसाता है वो अपने कमरे में सैड सॉन्ग्स सुनकर उसे ज्यादा मजा आता है। अब इसके साथ मैं रिलेट कर सकता हूं सर, क्योंकि मैं यूं तो हूं किशोर दा का फैन, और मेरे सारे गानों में मेरा सबसे फेवरेट गाना है मुकेश जी का एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी तो बस तेरी मेरी एक छोटी सी कहानी है। एंड दैट्स व्हाट वी डू। सर, जाने से पहले जितने लोग आपको देख रहे हैं, आपका एक फेवरेट गाना आपकी तरफ से सबके लिए। जी, मैं जाते जाते ऑफ कोर्स मैं वो गाना गाऊंगा जो मैंने अमित जी के लिए गाया, लेकिन मैं उनके लिए 2 लाइनें गाऊंगा, खास तौर पे आप सबके लिए, जितने भी आप आरजेस हैं, टीवी एंकर्स हैं, मीडिया कर्मी, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, सफाई कर्मचारी, हमारा पुलिस दल, और सारे जितने भी एनजीओज या जो भी अपनी अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं लोगों को, उनके लिए 2 लाइनें किशोर दा की। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहर ला डुबोती,
किनारे पे भी तो लहर ला डुबोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते, अगर आप न होते। अरे सर, थैंक यू सो मच, इट जस्ट मेड मी स्माइल। अब मतलब मैंने कहा ना, इंटरव्यू शुरू करते समय जितनी एनर्जी थी, नॉर्मली होता है कि इंसान थोड़ा टायर्ड हो जाता है, आपके साथ से रिवर्स हो गया, मतलब और ज्यादा जोश आ गया हमारे अंदर। थैंक यू सो मच सुदेश जी, आपके सारे चाहने वालों की तरफ से वी विश यू अ लॉन्ग लाइफ, आपके परिवार को, फॉर योर लव्ड वंस, लॉट ऑफ हैप्पीनेस। आप स्टेज पे, गानों पे मनोरंजन यूं ही करते रहे, करते रहे, करते रहे, बिकॉज जनरेशंस विल रिमेंबर सुदेश भोसले एज अ पर्सन। यार, दुनिया में लोगों को तकलीफ देना बहुत आसान है, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है। मुस्कुराना, ये मुस्कुराहट जो हमारे चेहरे पे आती है, इट इज सो डिफिकल्ट, एंड गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद दैट गिफ्ट सुदेश जी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन 100 Hours 100 Stars। मेरी जिंदगी का मकसद ये है, ये की है कि जिंदगी के आखिरी पलों तक मैं लोगों को ज्ञान न बांटूं, बस एंटरटेन करता रहूं, उनको हंसाता रहूं। थैंक यू। एब्सोल्युटली। Hi guys, this is RJ Sulabha from 94.3 Radio 1 Chennai. You're watching 100 Hours 100 Stars. So many legends sharing their life experiences with you. If you like what you're seeing right now, please like, comment and share. And of course, don't forget to subscribe. All right, मैं हूँ आपकी non-stop Nikki from Fever 104 FM Bangalore, and this is 100 Hours 100 Stars, non-stop tribute to COVID warriors. Even you can do your bit. सारी details यहाँ पर मौजूद हैं. Go forward मेरी जाना, scan the QR code and donate towards the PM Cares Fund. और मेरे साथ जो आज मौजूद हैं, उनके बारे में आपको क्या बताऊं, द लिस्ट इज कंप्लीटली एंडलेस। वो वर्ल्ड रेनाउंड पर्सनालिटी है मेरी जाना, ग्रैमी अवार्ड विनर, यूएस बिलबोर्ड, खुद कहता है ही इज अ नंबर 1 म्यूजिशियन, साथ ही साथ यूनिसेफ सेलिब्रिटी सपोर्टर, यूनेस्को एम्बेसडर फॉर काइंडनेस, UNCCD लैंड एम्बेसडर, एंड ही इज नन अदर देन रिकी केज। लेट्स वेलकम हिम ओवर हियर, जहां पे हो रहा है 100 Hours 100 Stars. So first of all, thank you so much for being a part of 100 Hours 100 Stars. Not at all. This is a tribute for our COVID warriors, and when people are listening and watching to our interview, they can see all the details out here where they can go forward and contribute and donate towards the PM Cares Fund too. So I think this initiative and someone like you, sir, being a part of this is a big thing for all of us, really. And to begin with, lockdown ka time hai, so I really wanted to ask, you already came out with a beautiful song and Shine Your Light just recently. So was this done thoroughly entire during the time of the lockdown, या था कि हाँ Earth Day आ रहा है तो बनाना है कुछ बहुत special? So can we begin with that first? Yeah, sure. So Earth Day is a very important day for me. Of course, it's said that every single day is Earth Day, and that's how I celebrate my life. But at the same time, it's always good to have this one day where you forget about everything else and you concentrate on the subject that you most believe in. So that way, Earth Day is very special for me. Wow. So on Earth Day, I was supposed to perform at Washington, D.C. with my band. And of course, that got cancelled, as we all know. And so we wanted to do a concert anyway. So one way for us to do a concert was, of course, an online concert. And when you do an online concert, what happens is that the logistical nightmares of flying down people does not exist. Agreed. So getting a musician from Bangalore is as good as getting a musician from New York or getting a musician from the UK or from Senegal or any other place. So I decided that the world is my playground now. So let's work with all the musicians that I normally work with, but also let's open it up and get some musicians from all over the world. So that's what we did. We got 44 musicians from 6 different countries. Yes. We created this particular concert. Ricky Cage had one paid spotlight. Yes. And and then basically, I'm just really, really thrilled with the response that this concert got.
Wow. So when I was actually wondering about, and I was so curious to find out, जब collaboration की बात आती है, जब कोई project आप लेते हैं, लेकिन sir, what is the first thing that comes in your mind कि okay, music and nature goes hand in hand when your name actually comes out. So when you conceive a first project from the scratch one, how does it begin? How does it all come in your head? How you just do it? Just take us through that. Yeah, wonderful. So the thing is that normally what happens, especially in India, is that because most music is made for the film industry, so usually the music director receives a brief, and then and then it's all about them trying to crack that brief and trying to make music that the director likes, or music that works for the script or anything like that. But for me, always it starts with an inspiration. Like, for example, let's say I did this song called Love Divine. So it's about human and elephant conflict. So human and elephant conflict is a huge issue, especially in the fringe areas of forests where humans come in constant contact with elephants, and humans are encroaching into the lands of elephants. So it's pretty much a warlike situation between humans and elephants. So when I saw the effects of human and elephant conflict, that's what inspired me to create Love Divine, a song. And I created this song so that the emotional response from a person would be that, that I need to do something about this. I need to make a difference when it comes to human and elephant conflict. So I emotionally interpreted the feelings that I had about the human and elephant conflict into a song. And that's how I created the song, basically. Wow. And yes, of course, coming down, there's so many beautiful collaborations that you've done, whether it's winning artists across the world. But जब बात आती है, as a child, was Ricky Cage always like passionate कि यार मुझे बड़े होके कुछ हटके ही करना है? Was the dreams like sorted where your clear vision was there from a childhood? Or growing up, this entire madness and craze for love for the music came up? No, of course, I've always been a musician. Since the time I remember, I've always been a musician. I've always been an environmentalist. Yes. So I grew up in America, in North Carolina, and my dad is a doctor, so he was a doctor over there. Right. And so we grew up in a lot of wilderness, in the sense that we had this huge compound with a lot of trees, with a swimming pool and all of that stuff. And snakes used to come very often into our home. And my dad is, of course, extremely afraid of snakes, and they used to always warn me that if you see a snake, don't go near it. But I used to always be drawn towards these snakes, because for me it was never about their world and my world. It was always about our world, and we're sharing this world. And when my parents used to tell me that these are dangerous animals, don't go next to it, my question used to be that then why do they exist if they're dangerous? They must be having a purpose on this planet. Right. And that's when I started realizing that every single species on this planet has got a purpose, and they're very important for the ecosystem. And to maintain this balance, that we have on our planet. And I used to never look, even as a child, I used to never look at snakes as being dangerous. I used to always look at them as being misunderstood, and I used to look at them as being my brothers and sisters. And it's the same thing with music, in the sense that how did music start? Music started off as sounds from within nature. Yes. Music started off as sounds of the birds, sounds of the trees, sounds of animals, sounds of the river flowing. And then later on, humans started imitating those sounds. And then slowly, it's only for the last, I think, about 800 or 900 years that music has actually become academic, with notes and scales and rags and things like that. 100%. But music always came from the heart, and our tribal musicians and our indigenous populations, like the Native Americans and Aborigines, they prove it, that music has always been from nature, and music has always been from the heart. Wow. You also meet a lot of people from different fields, whether the scientists or, So is there any story behind actually meeting someone and inspiration just happened and you came to your studio and a project was made? Is there any story like that? Yeah, of course. So there is this island nation in the South Pacific. It's called Kiribati. It's 21 inhabited islands right in the middle of the Pacific Ocean. Okay. Very few people know about this country. And it is predicted that Kiribati is going to be the first country in the world to go completely underwater due to climate change. In the sense that in the next 30 to 40 years, the tallest point in any of the islands is going to be completely underwater. Right. So I went to this island nation. I spent a lot of time with their population. They've got a beautiful culture, beautiful traditions. And I spent a lot of time with their president, President Anote Tong, who is this really, really inspiring person who absolutely loves his country. And he really wants to do something for his country, because his tradition, his culture is going to disappear, because everybody's going to move to different places and it's going to disappear. So he inspired me heavily to make this song called Samsara, which is about Kiribati. And I dedicated the song to Kiribati, and every concert of mine features a song where I speak about Kiribati. And I tell them that this is a country that's going to disappear, this culture is going to disappear. So why don't we learn about this country and understand more about this country?
Wow. And yes, becoming such a big name, whether it's nationally, internationally, and the moment then when a Grammy Award winner is announced, tell me very honestly, the first expression or the feeling, I know 2015 is ज़्यादा दूर नहीं है, पर फिर भी वो जो moment हुआ होगा, how was it, the first call you made, then entire, let's just go back to your memory lane. The 2015 might be far away, but the thing is that the moment, obviously, I think about it almost every day, so the thing is that, so it started off with the nomination itself. So I found out that I was nominated on December 4th in 2014. All right. So it's a 2-month waiting period to the actual ceremony. And the only time anybody ever comes to know that if you won the Grammy is basically when the celebrity opens the envelope at the actual ceremony and like announces your name. So a lot of people in December when I got nominated would ask me that, are you nervous? Are you nervous because that you could actually win a Grammy? And my answer was always no, because it hadn't sunk in, that something so huge has happened. But when I went to the ceremony in February and I sat down at the ceremony and and I see like Beyonce sitting over there and Jay-Z sitting over here, Hans Zimmer's over here and Chick Corea's over here. And I'm looking at all these artists that I've admired, and suddenly it became real. And then that is when I got very, very, very nervous, and I just wanted to get done with it, like whether I win or not, I just wanted to get done with the ceremony. But then as soon as they announced my name, that the winner is Ricky Cage, immediately everything just, all the nervousness went away. I just got up, went on stage, gave my acceptance speech. And of course, it was one of the greatest moments that I could ever imagine to happen in my life. Yeah. So studio life, like from doing jingles, from doing so many music for the Kannada industry, the journey definitely goes on so beautifully. But as an artist, I'm so sure so many young artists will be watching you right now. And there's so many independent artists, the field is really growing. What would you tell all the indie artists out there today? You mean with respect to what's happening right now? In respect to right now, in respect to I hope everything gets really nice and the industry, everything becomes perfect. But as a message for them? I guess as a message to all the independent artists is that remain independent. It's very important because music needs to be an art form. All the greatest artists in the world, like let's say a Picasso, when he was making a new painting, he would not go to all the other art galleries and see log kya kar rahe, dusre log kya kar rahe, main bhi aisa hi karta hu and all that stuff. They don't do that, So basically, they make art from the heart. So it's very important for you to make art completely from the heart and as an extension of your personality, of your beliefs. There are so many problems that are happening in our country. It's important that you write songs about these problems and you move people from just being aware about these problems to actually taking action on these problems through your music. So it is very, very important to use music as a catalyst for change. So I would encourage everybody to do that. And in these really tough times of COVID and of the pandemic, all of us musicians are finding it very difficult to understand how to make our careers more sustainable. So I would say that we have to be perseverant, number one. And number two is that we have to work even more harder. And number three is that we have to adapt to the new lifestyle. We as musicians have adapted from a very long time. Like previously we used to sell cassettes and CDs. Then later on it became MP3s. Then later on it became streaming. So we started making money through live shows. So we've constantly adapted to the changing times of how to monetize our careers and how to make our careers more sustainable. Now is the biggest challenge we are facing, and we have to figure out how we are going to adapt to this new lifestyle of staying at home. And because this is going to be here for a while, at least for another 1.5 years, there are going to be no concerts. So the thing is that we have to adapt to this new lifestyle, and I think we are up to the challenge. I think digital world is there for everybody. Like if you can collaborate with so many amazing artists across country and India, I think it is definitely going to be easy. And for all the lovely children out there, their parents who I'm so sure will be watching this, and I again urge everyone to come forward and donate for PM Cares Fund. This is 100 Hours, 100 Stars. And for all the parents out there, for children out there, during this especially lockdown time, what is the message that you want to tell everybody out there? Yeah, of course, I'm a UNICEF celebrity supporter, so I absolutely love what UNICEF has been doing. They've been in India for the last 70 years, so they're pretty much as old as India itself. So I believe that, first of all, misinformation during this health crisis is one of the biggest problems because misinformation can leave people even more unprotected and more vulnerable to the virus. It can spread paranoia, it can spread fear, it can spread stigmatization. And also, as we work towards protecting ourselves and our children from harmful viruses, we should also protect our children from abuse and from stigmatization. That is extremely important, and we should spread kindness, because kindness is the basic, human quality that is needed during this particular times. And most importantly, in these times of
heavy confusion and heavy anxiety, it is understandable that people will be worried. But if you have fear and if you have stigmatization, then you're making the situation far, far worse, and you're unfairly targeting healthy individuals. But not only that, but you're also driving people who may have the virus to not go and get themselves tested, and you're making people who have the virus, you're stigmatizing them, and you're making them fearful for actually even getting themselves tested, and you're increasing the risk of spreading this virus even further. So it's important to show love, to show kindness, and to prevent stigmatization and to prevent misinformation. It's very important to go to the UNICEF website and understand what is the correct information and spread correct information. That is 100% right. So true. And coming to the point, this lockdown time, I think it's over a month and a half. Have you picked up any new skill? Either it is in the kitchen or something special. What have you learned? Something hatke? So now I can make Maggi really, really well. Yeah, so when I make Maggi, there is very little water remaining, and it's absolutely perfect, and the noodles consistency is very good. And the second thing is that I've become pretty good at video conferencing right now. This is my first time ever that I've gotten into Zoom or Skype or anything like that, and now I know how to video conference, and I know how to make a good background. Yes, I can see that. So this is your studio. Are we doing? This is my studio, correct? That is brilliant. So, on an average, how many hours do you spend in your studio? And does your wife keeps on knocking? Okay, khane ka time ho gaya and dinner ka time ho gaya. No, she's used to being in the studio, so I'm always in the studio. So now, because actually due to the COVID pandemic, 14 concerts in 6 countries of mine have gotten cancelled. So I'm used to, every month I'm used to being in at least 3 to 4 different countries. So for me, it's a new change in lifestyle for me to actually be in the studio all the time. So I'm adapting to it. But yeah, I'm enjoying myself being in the studio 24 hours a day and just coming up with new music and answering emails and doing stuff that, that has always been lagging behind in my career. Correct. And when it comes to really learning music, do you think at any age or any level, because right now during this lockdown, even I was wondering कि यार मैं भी guitar उठाती हूँ, मैं भी I would want to learn it. Do you think at any age can people pick up learning music, or it is like नहीं बचपन से ही सीखना चाहिए था? No, at any age, because I've seen musicians who are extremely successful, award-winning musicians and all of that stuff, who have started playing an instrument at the age of about 30 or 35. So that is what in fact I met a flute player in Los Angeles who basically he started playing the flute when he was 45, and right now he's about 60, and he's one of the most renowned flute players over there. Amazing. So that is what. So it's amazing that you can pick up a musical instrument at any given age, and you can be a master at it. Wow. And of course, there's been so many concerts that you've done, Ricky Kate. But ever before, even today, when you are on the stage, I hope everything gets sorted really soon. People get to perform you live. But when you're on the stage, the nervousness, is it still there after doing so many concerts? Or it's like, okay, here we are, as an artist? No, of course, I'm extremely nervous. Every time I go on stage, I must have done about 300 or 400 concerts now in more than 30 countries. But even then, every time I'm backstage, those 15-20 minutes before going on stage, extreme nervousness. Like in the sense that where my stomach starts paining, and and I have a severe cough during that time, and I cannot talk to people because I'll get into tears because if I talk to people for a long time, I'm that nervous every time. But I've realized that previously, that I used to always think that why am I so nervous? I should stop being nervous. But now I realize that I should be nervous, because if I'm not nervous, then probably I've lost that feeling of trying to give my best, to the audience, So it's important for me to be nervous and to work through that nervousness, because once I go on stage, everything is fine. The minute I start performing the first song, I'm completely for the audience and I'm enjoying myself and I'm having the most wonderful time. So I constantly remind myself, even though I'm nervous right now, in 15 minutes, as soon as I'm on stage, that nervousness is going to disappear, because I'm just going to fall in love with my audience. Wow. Give my best, Wow. In fact, even yesterday, like I was watching all the live concerts that you do. You are talking in between. There's this it's a sight to watch. It's so amazing. So once everything gets really normal, I hope jaldi sab theek ho. What is the first thing that you would do once the lockdown is over and things are back to normal? What is the first thing that you would do? Organize a concert for sure, because I'm just dying to go in front of an audience and and perform in front of an audience and actually get feedback, because even though I love doing the live concert that I did on April 22nd on Earth Day, because it reached out to many more people than any of my other live concerts. But the thing is that the problem is that I do not get feedback. After I play a song,
I immediately look at the audience, and there's nobody there. There's just my phone camera over there, and I want to know what they thought about it. I want to know whether they liked it. And a lot of times during my concerts, I judge which is going to be the next song based on the audience reaction, So that is what. So basically, that was missing. So I just want to go in front of an audience really quickly. Wow. And with your permission today in this video, can I also show everybody Shine Your Light? And, I think at home people can just listen to it and have a great time. Is it? I would be grateful if you do that. I would love to. In fact, it is such a beautiful. I think जिस तरह से आप music को हमारे दिल तक पहुंचाते हैं, it's such a blessing. Thank you so much. And what's your message once again for everybody who is watching us right now? Any positive mantra that you would, positive thought that you would want to give out to everybody? That's what it's about. Shine Your Light itself, the song itself. What it's about, it's about the world coming together in solidarity, because this virus does not have any borders. It does not have any boundaries. Anybody can be affected, whether rich or poor, and it does not affect you based on your skin color, based on your race, and all of that stuff. And also, it's important that that we are physically distant but not socially distant. I believe that we need to be physically distant, not socially, not spiritually, not mentally, not distant in our friendships. And that's what this song signifies, that that we need to be safe, we need to stay at home, as the Prime Minister has said, and we need to defeat this coronavirus by being physically distant. I have just one more question. The question actually coming in, but I know you also would be busy. But what is this one such a beautiful positive vibe about you, that the positivity that comes from you? Is this a mantra that you wake up in the morning and it just comes in? Because it's such a nice, when I'm interacting with you, I'm feeling so happy and joyful. Seriously. No, but same here. I'm feeling extremely overjoyed interacting with you, and every time I interact with you. But the thing is that so there is this very important saying, a quote from Baba Diome from Senegal, a famous philosopher from Senegal. He says that we as humans will only protect things that we love. We will only love things that we understand, and we will only understand things that we are taught. So I believe that through the language of music and through my advocacy, I want to make everyone fall in love with our planet. And hopefully through that love, we will find it within ourselves to protect, to conserve, and to sustain. Because I believe that, shaming people into action does not work. Showing people as to what is wrong in our world and showing post-apocalyptic scenarios is not going to work. You have to make everyone fall in love with our world, and people will, through positive reinforcement, people will make a difference. Wow. Thank you so very much. And I'm definitely looking forward to connect with you even more often. और आपकी बातें आई थिंक हम कितने सब सारे आर्टिस्ट या सबको बहुत आज इंस्पायर करेंगे एंड थैंक यू फॉर योर टाइम रिकी थैंक यू सो मच इट वाज वंडरफुल स्पीकिंग विद यू थैंक यू सो मच बाय I hope आप सबने बहुत एंजॉय किया 100 Hours 100 Stars. मेरे साथ मौजूद थे रिकी केट. And don't forget मेरी जाना, this is a non-stop tribute for COVID warriors. Even you can do your bit by coming forward and donating towards the PM Cares Fund. Just scan the QR code. Details are all out here. Put in your details and proceed and do your bit, and of course contribute towards this. Stay tuned, and of course lots of fun coming up. And yes, coming your way, shine your light. Stay tuned to 100 Hours 100 Stars. Hi, hello, this is RJ Raghuraftar from Lucknow. Hope you guys are enjoying 100 Hours 100 Stars. The list is jam-packed with superstars and legends. So just stay tuned, and what you like, just don't forget to share. Please like, share, comment and subscribe if you're watching on YouTube and Facebook also. Do comment, share with your friends and family if you're watching on Instagram. Hi, hello to everyone. Just stay connected, stay tuned and stay entertained.